आप अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो बीच में जरूर आएगा। जिसमें यदि आप गाड़ी से ट्रेवल करते हो तो टाटा मोटर्स, अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हो तो एयर इंडिया, अगर आप होटल में रुकते हो तो ताज होटल, यदि आप चाय पीते हो तो टाटा टी, और यहाँ तक कि आपके खाने में जो नमक डाला जाता है उसमें टाटा का नाम जरूर आता है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आज टाटा ग्रुप के अंदर 100 से भी ज्यादा कंपनीज है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आज के समय में टाटा इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सक्सेसफुल कंपनी है। टाटा ग्रुप ने देश को वो सब कुछ दिया जिसकी देश को जरूरत थी, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी रातों रात तो नहीं बन गई, बल्कि इसे बनाने में लगभग 200 सालों का समय लगा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है देश की आजादी से 100 साल पहले से, जब गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार रहता था, नुसरवान जी टाटा और उनकी पत्नी जीवन बाई। नुसरवान जी अपने गांव से मुंबई जाकर कॉटन का बिजनेस करते थे। 1839 में जब उनके इकलौते बेटे जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ तो उनकी अच्छी परवरिश और पढ़ाई पर भी उन्होंने काफी ध्यान दिया। वैसे तो जमशेद जी का बचपन नवसारी में ही गुजरा था और 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करते समय उनकी शादी हीराबाई से हो गई, क्योंकि बाल विवाह उस समय एक आम बात थी। साल 1858 जब जमशेद जी 19 साल के थे तो उस समय हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, लेकिन उस समय अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, जिससे अंग्रेज ज्यादातर कॉटन अमेरिका से ही इम्पोर्ट करते थे। लेकिन उसी समय अमेरिका ने सिविल वार शुरू कर दिया और वहाँ से कॉटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसका असर यह हुआ कि इंडिया में कपास का डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। जिसके बाद जमशेद जी अपने पिता के कॉटन वाले बिजनेस में पूरी तरह लग गए। उनके पिता बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को सबसे बढ़िया मानते थे और इसीलिए उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझने के लिए जमशेद जी को अलग अलग देशों में भेजा, जिसका नतीजा यह हुआ कि जमशेद जी ने यूरोप, जापान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट में अपना ब्रांच शुरू कर दिया। लेकिन अभी उस समय हवाई जहाज और टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ था, और जब एक बार जमशेद जी बिजनेस सिलसिले के लिए हांगकांग के दौरे पर थे तब उनको यह एहसास हुआ कि दुनिया हमसे कितना आगे है, और अगर हमारे देश को दुनिया की बराबरी करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना होगा। जमशेद जी एक देशभक्त इंसान थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने का सोचा जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही लोगों को एक अच्छी शिक्षा और रोजगार भी दिलाए, और इनकी यही बड़ी सोच ने टाटा की बुनियाद रखी। साल 1861 में 21,000 रुपए कैपिटल के साथ जमशेद जी ने एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की और साथ ही मुंबई में एक पुराने ऑयल फैक्ट्री को खरीदकर अलेक्जेंडर के नाम से एक कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दी। हालांकि इस मिल को 2 साल चलाने के बाद अच्छे मुनाफे पर बेच दिया, और जो उससे पैसे मिले उससे मुंबई पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर नागपुर में एक कॉटन मिल की शुरुआत की। लेकिन उनके इस चौंकाने वाले फैसले का सबने मजाक उड़ाया, क्योंकि देखा जाए तो उनका पूरा बिजनेस एक्सपोर्ट पर निर्भर था और मुंबई पोल से 800 किलोमीटर दूर बिजनेस खोलना किसी के समझ में बाहर था। लेकिन उनका यह फैसला एकदम क्लियर था, क्योंकि उन्होंने यह फैसला अपने दुनिया घूमने के एक्सपीरियंस के आधार पर लिया था। दरअसल नागपुर में कॉटन का प्रोडक्शन होता था और सस्ते में लेबर मौजूद थे, और ट्रेन से मुंबई पोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी थी, और यही रीजन था कि उनकी कॉटन मिल ने कमाल कर दिया, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला और धीरे धीरे टाटा ग्रुप फेमस होने लगा। वही एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत हम भारतीयों को नौकर समझती थी और हमारे मजदूर दिन रात नौकरों की तरह काम करते थे। जिसके बाद जमशेद जी ने अपने कर्मचारियों को इंश्योरेंस और सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं देना चालू कर दिए। यहाँ तक कि दोस्तों, फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशन सुधारने के लिए नौकरी का समय 8 घंटे कर दिया गया, सुरक्षा के उपकरण लगाए गए और बिना सैलरी कटौती के छुट्टियों की शुरुआत भी जमशेद जी ने किया था। अब जमशेद जी के पास 4 ऐसे ड्रीम थे जिसके बगैर देश की तरक्की लगभग नामुमकिन ही था। उनका सपना था एक वर्ल्ड क्लास क्लासिक होटल की शुरुआत करना, क्योंकि उन दिनों इंडियंस को यूरोपियन होटल्स में एंट्री नहीं मिलती थी, और उनकी दूसरी लक्ष्य थी एक आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना, जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा मजबूत हो सके, और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और लास्ट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिससे हमारी इंडस्ट्री का तेजी से विकास हो। और उनके इन चारों सपनों को पूरे करने के लिए जमशेद जी के दोनों बेटे दोराब जी टाटा और सर रतन टाटा पूरे जी जान से लगे हुए थे। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे रतन टाटा सर के ग्रैंडफादर का नाम भी रतन टाटा ही था। साल 1903 में जमशेद जी का एक सपना हकीकत में बदल गया, क्योंकि इसी दिन मुंबई के कोलाबा तट पर ताज होटल खोला गया, जो देश का पहला एकमात्र होटल था जिसने इलेक्ट्रिसिटी दी। अब वह बाकी के 3 बचे सपनों के भी काफी करीब थे, लेकिन साल 1904 में जर्मनी में उनकी डेथ हो गई।
अब जमशेद जी के मरने के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का, और काफी मुश्किलों के बाद सन 1907 में उन्होंने टाटा आयरन स्टील की स्थापना कर दी। और आपको शायद ही पता होगा कि आज जिस जमशेदपुर को हम टाटा नगर के नाम से जानते हैं, उसे दोराबजी ने ही अपने कर्मचारियों के लिए बसाया था। दोस्तों, अब समय था जमशेद जी का बाकी 2 बचे सपनों को पूरा करने का, जिसे दोराबजी टाटा ने 1909 में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 1911 में टाटा पावर की नींव रखकर पूरा कर दिया। दोराबजी का बिजनेस के अलावा गेम्स में भी काफी इंटरेस्ट था, और भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। दोराबजी टाटा की शादी मेहरबाई से हुई थी, जो फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर होमीजे भाभा की रिलेटिव थी, लेकिन दुर्भाग्य से दोराबजी को कोई भी संतान नहीं हुई, जिससे उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट बनाकर चैरिटी के लिए दान कर दिया, जिसे आज हम दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। और उनकी वाइफ मेहरबाई की कैंसर से मौत हुई, जिसके बाद दोराबजी ने स्पेशली कैंसर पर रिसर्च के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट को शुरू किया, और अगले 1 साल के भीतर ही उनकी भी मौत हो गई। दोस्तों, दोराबजी टाटा ने डॉक्टर भाभा के एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम को भी काफी सपोर्ट किया था। अब दोराबजी के छोटे भाई सर रतन टाटा जी को बिजनेस से ज्यादा सोशल एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट था, और उन्होंने देश की आजादी के लिए गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले की आर्थिक रूप से मदद की थी। एक बार तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई पैसों की किल्लत के कारण रुक गई थी, तो सर रतन टाटा ने पैसे देकर उसे फिर से शुरू कराया था, और इन्होंने भी अपनी पूरी संपत्ति एक अपने परिवार को देने के बजाय एक ट्रस्ट बनाकर चैरिटी के लिए जमा कर दिया, जिसे आज हम सर रतन टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद टाटा ग्रुप की कमान नौरोजी सकलतवाला के हाथ में गई। दरअसल इनके बीच और जमशेद जी टाटा के बीच मामा भांजा का रिश्ता था, और उनके सपनों को साकार करने के लिए नौरोजी सकलतवाला ने रात दिन मिलकर काम की थी। सकलतवाला के हाथों में टाटा ग्रुप की कमान उस समय आई जब देश मंदी की चपेट में था, लेकिन काफी मेहनत करके उन्होंने कंपनी को संभाल कर रखा। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के सबसे क्रांतिकारी लीडर जे.आर.डी. टाटा के बारे में, जिन्होंने टाटा ग्रुप को भारत से पूरी दुनिया में पहुंचाया था। वह लगभग 50 सालों तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे, और $100 मिलियन और 15 कंपनीज को $5 बिलियन और 95 कंपनीज में बदल दिया। असल में इनका टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। जे.आर.डी. टाटा की जिंदगी रोमांच से भरी हुई थी। वह हमेशा कहते थे कि जिंदगी को थोड़ा खतरनाक ढंग से जीना चाहिए। उन्होंने फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग ली, और 1929 में उनको पहला इंडिया का कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया। 1932 में जे.आर.डी. ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिसे सन 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने एयर कारपेट के तहत अपने कंट्रोल में लेकर एयर इंडिया का नाम दे दिया। इस तरह सरकार ने उनसे उनका सबसे पसंदीदा चीज छीन ली थी। इसके बाद भी जे.आर.डी. टाटा 1977 तक एयर इंडिया के चेयरमैन बने रहे, और साथ ही टाटा ग्रुप को और भी आगे विस्तार करना शुरू कर दिया। 1939 में टाटा केमिकल की शुरुआत हुआ, जिसके तहत शुरू किया गया टाटा नमक आज देश के नमक के रूप में जाना जाता है। 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 1941 में एशिया का पहला मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल, 1945 में टाटा मोटर्स, 1954 में वोल्टास, और साल 1987 में टाइटन इंडस्ट्रीज की शुरुआत। उनके कुछ अचीवमेंट्स थे, और टाटा के इस तेजी से ग्रोथ के पीछे टाटा के ही कर्मचारी थे। अब ऐसे ही कुछ किस्से हैं जिससे पता चलता है कि जे.आर.डी. टाटा अपने कर्मचारियों का कितना ख्याल रखते थे। 1951 में यह समय भारत में लिबरलाइजेशन का साल था, और गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी के लिए इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया था, जिसका नतीजा हुआ ये कि कंपटीशन की वजह से टाटा ग्रुप मुश्किल दौर से गुजरने लगा, और कर्ज का बोझ भी भारी होता चला गया। और फिर रतन टाटा सर टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए, और चेयरमैन बनते ही सबसे पहले टाटा ग्रुप के कोर पर विशेष ध्यान दिया, और फिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया। साल 2000 में टेटली, 2007 में कोरस ग्रुप, 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर का एक्विजिशन कर उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। साल 2012 एक सिलेक्शन कम्युनिटी के जरिए साइरस मिस्ट्री को टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन बनाया गया, लेकिन इनके बागडोर में टाटा का उतना ग्रो देखने को नहीं मिला, इसीलिए रतन टाटा सर ने उनको चेयरमैन के पद से हटा दिया। उसके बाद 2016 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिन्होंने 30 सालों तक टीसीएस में काम किया था, और आज भी टाटा ग्रुप उनके लीडरशिप में तेजी से उभर रहा है। अब दोस्तों, टाटा हमारे देश की ऐसी कंपनी है जो कि दान करने के लिए कमाती है। टाटा ऐसी कंपनी है जो अपनी तिजोरी भरने से ज्यादा देश को संपन्न बनाने के लिए काम किया है। तो दोस्तों, ये थी टाटा ग्रुप की फुल हिस्ट्री। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।